कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुबई से आने वाला जहाज रनवे पर उतर गया था। मैं अपनी जहाज की सीट पर बैठा हुआ ऊँग रहा था। जिस्म बेजान महसूस होने लगा। 1.5 घंटे की फ्लाइट किसी सदी से कम नहीं थी। शायद मेरी थकन की वजह वो रातें थीं जो मैंने जाग कर गुजारी थी। पिछले 2 दिन से मैं मुसलसल जाग रहा था। थकन से जिस्म जैसे टूट सा गया था। मैं जानता था कि मुझे आराम की ज़रूरत है, मगर आराम भी इन्हें नसीब नहीं होता जिनका जहन और दिल सुकून में हो, और मेरे नसीब में सुकून नहीं है। मेरा नाम रुहैल अहमद है। मेरी उम्र 45 साल है। मैं कराची शहर का रहने वाला हूँ, मगर कुछ बरस से दुबई के एक बैंक में मुलाजिमत कर रहा हूँ। चूँकि दुबई इस कदर महंगा है कि 9 घंटे की नौकरी के बाद 2 वक्त की रोटी ही मिल पाती है, और शायद ये 2 वक्त की रोटी मेरे लिए काफ़ी थी जिंदा रहने के लिए। कुछ निवाले ही तो दरकार थे, और इससे ज़्यादा की चाह मुझे थी भी नहीं। मेरे पास था ही क्या? एक बीवी थी, एक बेटा था, फिर सब कुछ ख़त्म हो गया। सब कुछ। जहाज़ कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पे दौड़ता हुआ रुक गया, और कुछ ही देर में जहाज़ टर्मिनल पे लगने लगा था। जल्द ही जहाज़ के दरवाजे खुल गए और सब मुसाफिर अपना अपना ज़रूरी सामान लेकर उतरने लगे। मैं भी इन्हीं मुसाफिरों में शामिल था। काली जीन्स और नीली टी शर्ट पहनी हुई थी। मैंने अपने हैंडबैग को कंधे पर डाला। अब मैं भी बाकी मुसाफिरों की तरह कतार में लगा हुआ था। जहाज़ से निकलने की कोशिश करने लगा। जल्द ही मैंने अपने कदम एयरपोर्ट पर रख लिए और चलता हुआ इमिग्रेशन की तरफ बढ़ गया। इमिग्रेशन पर ठप्पा लगवाने के बाद मैं अपना सामान हासिल करने के लिए बढ़ गया। जल्द ही मेरा दूसरा बैग भी मेरे हाथ में था, और मैं ग्रीन चैनल से गुजरता हुआ बाहर आया। बाहर निकलता ही सैकड़ों अजनबी चेहरे मेरे सामने मौजूद थे, लेकिन इस भीड़ में मुझे तलाश अपनों की थी, इसीलिए नज़र दौड़ाना शुरू कर दी। रुहैल, मेरी बहन हिना ने मुझे आवाज़ दी। मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा। मेरी ही हमसूरत हमशीरा हिना मुस्कुराती हुई मुझे देखकर हाथ हिलाने लगी। मैं भी उदास मुस्कुराहट लबों पर चस्पा करे उसकी तरफ बढ़ गया। कितने दुबले हो गए हो तुम? हिना ने मुझे देखकर ये जुमला कहा, और मैं उसके गले लग गया। कैसी हो तुम? मैंने उदास मुस्कुराहट के साथ पूछा। बिल्कुल ठीक। चलें? हिना ने खुशी से कहा। चलो, मैंने मुख्तसर जवाब दिया, और इसके साथ हम चल पड़े। रास्ते भर में मैं खामोश रहा, उदास निगाहों के साथ गाड़ी की खिड़की से बाहर देखता रहा। कराची खासा बदल चुका था। अब यहाँ की सड़कें इस कदर ख़राब नहीं थीं जितनी पहले कभी हुआ करती थी। हिना भी खामोशी से ड्राइविंग कर रही थी। एक नज़र मुझे देखा तो उसे एहसास हुआ कि जो अंधेरा मैं अपने साथ शहर से ले गया था वो अभी भी मेरे अंदर ही था। कुछ सोचकर वो कहने लगी, शुक्र है तुम कराची वापस तो आए, वरना तुमने तो इस शहर से जैसे मुंह ही मोड़ लिया था। हिना की बात सुनकर मैंने पलटकर उसका चेहरा देखा। हल्की सी मुस्कुराहट मेरे लबों पर नमूदार हुई। तुम लोगों की जिद पर मुझे आना पड़ा, वो इसलिए क्योंकि तुम तो भूल ही गए थे कि तुम्हारी एक बहन भी है और एक बहनोई इस दुनिया में मौजूद है। हम तुम्हारे कोई गैर नहीं बल्कि अपने हैं। हिना ने प्यार भरे लहजे में ये जुमले कहे, और मैं उदास मुस्कुराहट चेहरे पर ले आया। पुरानी यादों से जितनी जल्दी हो सके रुहेल, उतनी जल्दी निकल आओ। जो बीत गया सो बीत गया, वो अब पलट कर वापस नहीं आएगा। हिना ने मुझे देख कर समझाया। जानता हूँ हिना, कभी कभार सब कुछ भूलने की कोशिश भी करता हूँ, मगर कुछ यादें हैं जो बार बार सताती हैं। सबा की याद, मेरे बेटे अकमल की याद मुझे बहुत सताती है। ये कहकर मैं बाहर खिड़की से देखने लगा, और हिना मेरी तरफ दुखी नज़रों के साथ देखने लगी। न जाने कौन था वो जिसने मेरी बीवी और मासूम बच्चे को कत्ल कर दिया था। न जाने क्या चाहता था वो। मैं जैसे अपने आप से गुफ्तगू करने लगा। रुहेल, इस बात को अब 3 साल गुजर चुके हैं। 3 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है। बहुत कुछ बदल चुका है। हम खुद अब पहले जैसे नहीं रहे। गुजरते हर लम्हे के साथ हमारी उम्रें भी बढ़ रही हैं, आदतें भी बदल रही हैं। रही बात उस कातिल की, 3 साल गुजर चुके हैं, न जाने वो कातिल कहाँ से कहाँ चला गया होगा। तुम्हें सब्र करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई हल नहीं है हमारे पास। अगर कुछ होता तो ज़रूर उस पर अमल किया जा सकता था, लेकिन अब काफ़ी वक्त गुजर चुका है। हिना मुझे देखते हुए कहती चली गई, और मैं खामोश हो गया। मेरी खामोशी का मतलब हिना समझ चुकी थी कि मैं इस टॉपिक पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। मेरी खामोशी को समझकर उसने भी खामोश होना बेहतर समझा और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। हिना गाड़ी चलाती हुई एक मोड़ पर मुड़ गई, और मैं चौंक गया। ये रास्ता तो मेरे घर का नहीं था। कुछ कहे बिना हिना मुझे अपने घर ले चली। घर के दरवाजे के बाहर गाड़ी पार्क की मेरी तरफ देखने लगी। मैं उलझन के आलम में उसके घर को तकने लगा। गर्दन घुमाकर हिना की तरफ देखा तो मुझे देखकर मुस्कुराई। चलो हिना, ये मेरा घर नहीं है, मुझे तो अपने घर जाना है। मैंने ठहरे हुए लहजे में ये जुमला कहा। तुम चलो तो सही। हिना ने जिद की और गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया।
इस बार मैं बिना कुछ कहे गाड़ी से उतर गया। बैग अभी मेरे हाथ में ही था। गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और धीमे कदमों से हिना के घर की तरफ चल पड़ा। जल्द ही हम घर के दरवाजे के सामने मौजूद थे। हिना ने चाबी लगाकर दरवाज़ा खोला और हम अंदर दाखिल हो गए। हम चलते हुए घर के लाउंज में पहुंचे तो मुझे मेरे बहनोई फराज का चेहरा नजर आया। लंबा, खूबसूरत, खुश शक्ल, जिंदगी से भरपूर फराज जो मेरी बहन से बहुत ज़्यादा इश्क करता था। हाय रोहेल, वो मुझे देखकर खुशी से बोला और मेरे पास आकर मुझे गले लगाया। मैं भी उसके सीने से लगा। तू तो बड़ा स्मार्ट हो गया है। दुबई में क्या वर्जिश चल रही थी? फराज ने मुस्कुराते हुए मुझे देखते हुए पूछा। हाँ, थोड़ी बहुत, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। फराज ने प्यार से मेरे कंधे पे हाथ रखा और ये जुमला कहा और हम तीनों अंदर चले गए। लाओ बैग मुझे दे दो। फराज ने मेरे कंधे से बैग ले लिया और अंदर की तरफ ले गया। तुम यहाँ बैठो आराम से। हिना ने मेरा हाथ थाम कर मुझे ड्राइंग रूम की तरफ ले गई। मैं खामोशी से इसकी तरफ चल पड़ा। बैठो। हिना ने प्यार से मुझे बैठने को कहा और मैं सोफे पर बैठ गया। सर्द आह लेकर मैंने अपनी बहन का चेहरा देखा। तो मुझे तुम्हारे घर पे रहना पड़ेगा? कुछ वक्त हमारे साथ भी बिताओ तो क्या चला जाएगा तुम्हारा? हिना ने मुस्कुराकर पूछा। आई कैंट। मैंने नफ़ी में सर हिलाकर इस जुमले को हिना की तरफ देखते हुए मुखातिब होकर कहा। मुझे वापस अपने घर जाना है। मुझे अपनी चार दीवारों में रहना है। रोहेल, तुम्हें अब वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, बस बुरी यादें हैं और कुछ नहीं। तो तुम अपने घर जाकर क्या करोगे? यहाँ मेरे पास रहो। मैं तुम्हारी खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारा कमरा तक मैंने तैयार कर रखा है। तुम्हें किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी, ये मेरा वादा है तुमसे, हिना कहती चली गई। नहीं हिना, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मेरा वापस मेरे घर जाना बहुत ज़रूरी है। सबा और अकमल मुझे बुला रहे हैं। मैंने नज़रें नीचे करके ये जुमला कहा। आवाज़ भर आ गई, आंखों में आंसू आ गए। हिना रंजीदा होकर मुझे देखने लगी। सबा ने इस घर की बुनियाद बहुत मोहब्बत से रखी थी, बहुत प्यार से। हमने वो आशियाना बनाया था। उसने मुझसे वादा किया था कि हम कभी भी इस घर को सूना नहीं छोड़ेंगे। तो फिर मैं अपने वादे से कैसे मुकर जाऊं? मुझे अपना वादा निभाना है हिना, मुझे अपना वादा निभाना है। मैं कहता गया और हिना मेरी बातें सुनकर खामोश हो गई। सोच रहा हूँ अपने घर जाकर कुछ यादें समेटकर हमेशा हमेशा के लिए दुबई चले जाऊं। इसके बाद चाहे वो घर तुम लोग बेच डालो, मुझे परवाह नहीं। इस तरह जो कुछ पैसे मिलेंगे वो तुम्हारे काम आ जाएंगे। पर फिलहाल मेरा अभी घर जाना ज़रूरी है। मैंने अपना फैसला सुना दिया। मेरा फैसला सुनकर हिना खामोश हो गई। ऐसे में फराज हाथों में जूस लेकर कमरे में आ गया। क्या बातें हो रही हैं? देखिए ना, रुहेल वापस घर जाने की जिद कर रहा है। हिना ने अपने शौहर को देखकर मेरा फैसला बताया और फराज ने मेरी तरफ देखा। मैं पहले ही नज़रें झुकाए हुए बैठा था। फराज ने एक सर्द आह ली और जूस टेबल पर रख दिया। रोहेल देखो, हमें कोई हक नहीं है कि हम तुम्हें तुम्हारे घर जाने से रोकें। तुम्हारा घर है, तुम जब चाहो जा सकते हो। मगर जहाँ तक रहने की बात है, तुम हमारे घर पर ही ठहरो तो ज़्यादा बेहतर है। फराज ने प्यार से मुझे समझाया। नहीं फराज, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं, मैंने सर्द लहजे में जवाब दिया। बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हारा घर अब सिर्फ एक खाली मकान रह गया है। उस घर में, उस घर की दीवारों में, खिड़कियों में एक ऐसा वाकया छुप चुका है जिसे इंसान तो क्या बेजान ईंटें भी भुला नहीं सकती। गम हो या खुशी, घर अपनी बाहों में यादों को समेट लेता है, अपने अंदर बसा लेता है। और हम सब जानते हैं कि वहाँ दो इंसानों का बेरहमी से कत्ल हुआ था। तुम अब इस घर की कैफियत समझ नहीं रहे हो। फराज कहता चला गया। वो दो इंसान कोई और नहीं, मेरे अपने थे। मेरी बीवी थी, मेरा बच्चा था। तो क्या हुआ अगर मैं अपने दामन में सिर्फ आंसू संभाल सका हूँ? ये दर्द मेरा अपना है। मैं जैसे अपने आप से कहता चला गया। सब कुछ बदल गया है। जो हुआ वो बहुत बुरा था, मगर अब जो होगा वो उससे भी बदतर होगा। फराज ने ठहरे हुए लहजे में ये जुमला कहा और मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। फराज अपनी बात कहकर खामोश हो चुका था। मैंने उलझे हुए आलम में पलट कर हिना की तरफ देखा तो वो भी मुझे ही तकती हुई नजर आई। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने उलझे हुए लहजे में पूछा। फराज ने लंबा सांस लिया और अपनी शर्ट की जेब से पेन निकाल कर टेबल पर रख दिया और उठ खड़ा हुआ। पलट कर मुझे एक नज़र देखा और धीरे धीरे चलता हुआ मेरे पास आया। उसने कहा, 26 अक्टूबर को वो रात कुछ जिंदगियां ख़त्म कर गईं, मगर एक अंधेरा जिंदा कर गईं। कुछ ऐसा जिसका हम इंसान सदियों से इनकार कर रहे हैं, मगर इसका वजूद है और वो मिट नहीं सकता। यहाँ तक कहकर फराज ठहर गया और मैं इसकी तरफ देखता रहा। तुम इस बात को जानते हो कि सबा को बेदर्दी से काट कर कत्ल कर दिया था, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और उस बच्चे के साथ भी यही सुलूक किया गया था। उसे भी बुरी तरह काट के रख दिया था। प्लीज़ प्लीज़ यार। मैंने अपने चेहरे पर हाथ रखे हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। फराज मेरी कैफियत देखकर एक झटके से रुक गया। हिना इस लम्हे बिल्कुल खामोश थी।
جب کبھی مجھے اپنے بیوی اور بچوں کی موت یاد آتی ہے تو میرا یہی حال ہوتا ہے، سانس جیسے اٹک سی جاتی ہے۔ میں ان بھیانک یادوں میں اپنے آپ کو جاتا ہوا روک نہیں پاتا۔ یہی بات فراز سمجھ گیا تھا۔ گہرا سانس لے کر اس نے میری طرف دیکھا اور پھر سے کہنا شروع کیا، اس دن تمہارے گھر میں عجیب و غریب چیزوں نے جنم لیا۔ ہر رات 11 بجے کے قریب تمہارے گھر سے دھواں اٹھنے لگتا ہے، ایک عورت اور ایک بچے کے چیخنے کی آوازیں آتی ہیں۔ آوازیں اس قدر شدید ہوتی ہیں کہ پورا محلہ تھر تھرا جاتا ہے۔ کئی مرتبہ لوگوں نے تمہارے مکان کی سیڑھیوں پر تازہ خون بہتے ہوئے دیکھا ہے۔ کئی مرتبہ راتوں کو بھیانک شیطانی آوازیں آتی ہوئی دیکھی ہیں، جسے دور بہت دور کوئی تڑپ تڑپ کر رو رہا ہے۔ روہیل، تمہارا گھر اب گھر نہیں، ایک آسیب زدہ ہو چکا ہے۔ فراز کا یہ کہنا تھا اور میں بے یقینی کے عالم میں اس کا چہرہ تکنے لگا۔ اپنی بیوی اور اپنے بچے کی موت کو یاد کر کے میرا دل بحال ہو رہا تھا، مگر جب میں نے اس ساری بات کا کنکلوژن سنا تو خود بخود میرے لب پر ایک مسکراہٹ سی آ گئی۔ جنات، بدروح، یہ بات میرے لیے خاص بکواس سی تھی، اور جب کبھی ان باتوں پر بحث ہوتی ابھی بھی شاید یہی ہونے والا تھا۔ میں نے فراز کا چہرہ دیکھا اور بے یقینی کے عالم میں میرے منہ سے نکلا، اچھا آصف زدہ؟ روہیل، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تمہارے گھر میں ایک دن سے بھی زیادہ آج تک کوئی نہیں ٹھہر سکا۔ اس گھر میں جانے والے ہر شخص کی موت ہوئی ہے، کوئی زندہ نہیں بچ سکا۔ فراز نے خوف کے عالم میں مجھے سمجھانا چاہا، فراز، یہ سب باتیں جھوٹ اور بکواس ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم مجھ سے جھوٹ کہہ رہے ہو، مگر لوگوں نے تمہاری نظروں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی ہے۔ مکان کو آصف زدہ قرار دے کے کچھ لوگ اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں۔ میں 45 سال کا ہو گیا ہوں فراز۔ ان 45 سالوں میں نے آج تک کسی آصف کو نہیں دیکھا، اور جس قدر قصے اور کہانیاں سنی ہیں وہ یا تو ٹی وی اور یا ناولوں میں ہی پڑھی ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم اس من گھڑت کہانی پر یقین نہ کرو۔ میں کہتا چلا گیا، تم سے زیادہ میں کراچی میں رہا ہوں، یہاں کے لوگوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، مگر اب تمہارے گھر میں کچھ ہے، کچھ ایسا کہ جس کی وجہ سے اسٹریٹ 12 کے لوگ گھر چھوڑ چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ صرف تمہارا گھر ہی نہیں، تمہارا پورا محلہ ویران ہو چکا ہے۔ اب وہاں کوئی نہیں رہتا۔ ہیونلی ولاس اب پہلے جیسے نہیں رہے۔ اسٹریٹ 12 پر رہنے والا ہر مکان اب خالی ہو چکا ہے۔ لوگ اپنے بچوں اور رشتہ داروں کو لے کر وہاں سے چلے گئے ہیں۔ کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد دیوانی یا آصف زدہ ہو جائے۔ تمہارا گھر اب جہنم بن چکا ہے۔ اس گھر میں اب آصف کا سایہ ہے۔ ہنا نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں یہ جملہ کہا، اور میں نے ایک نظر فراز کو دیکھا تو مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں طنزیہ مسکراہٹ اپنے چہرے پر لے آیا۔